तो जैसा हमने लास्ट ईयर किया था कि 69 बीपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इंटेलिजेंट एलिमिनेशन ट्रिक से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हमें, ये तो बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट है। और हमें मालूम है कि जो अपना कट ऑफ है वो तो भी 90 से कम रहता है नहीं है। तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जिसमें हम फुल तरीके से श्योर नहीं हो, तो डेफिनेटली बीपीएससी कुछ उसमें हिंट छोड़ता है जिसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत ही मैक्सिमम अपने जो चांसेस है उस क्वेश्चन को सही करने के वो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ चीज़ देखें यहाँ पर, तो इसके अलावा भी ऑब्वियसली रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने हिंट्स दिया है कुछ 8-9 रूल्स का। इसके अलावा और भी आएंगे जैसे हम क्वेश्चंस नीचे में अगर हम आगे में देखेंगे तो एक रूल जैसे है कि एक रूल ऑफ स्वैपिंग, कि बीपीएससी क्या करता है कि जो स्टेटमेंट ए रहेगा उसका असली आंसर होगा PQR, बट उसको मैच कर देगा सामने में XYZ से, और बी का रहेगा PQR। ये बेसिकली मिस मैच करने वाला है ये वाला। सिमिलरली जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन रहने वाला है उसका जो एम्बिट रहेगा वो बहुत ही वाइड रहने वाला है, मतलब से साइंस टेक्नोलॉजी का जो स्टेटमेंट जो फ्यूचरिस्टिक रोल है वो जनरली सही रहने वाला है। फिर ऐसे ही जो टर्म बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसमें आपको देखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उस टर्म को कि भाई ये टर्म है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस है, क्या है। सिमिलरली फिर जो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, ये ज़्यादा टेक्निकल होता है, ज़्यादा डिटेल्ड होता है, उसका चांस सही होने का ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग आगे समझ में आएगा जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सिमिलरली हम वर्ड को तोड़ कर देखेंगे कि भाई कैसा उस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। सिमिलरली जब दो ऑप्शन जस्ट उल्टा नेचर का रहता है तो उसमें से एक सही आंसर होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको अपना कॉमन सेंस लूज नहीं करना है और डोंट ओवर थिंक। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं कि नहीं आंसर ए होगा कि बी होगा, और अपना जो बेसिक लॉजिक है उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो चांस है कि गलत भी होने का चांसेस है। ठीक है। और अगेन कि यूपीएससी के PYQ बहुत सारे आजकल बीपीएससी पूछ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही क्लियर फैक्ट है। ये मेरे बारे में छोटा सा डिटेल है कि 66 बीपीएससी में हमने 109 मुझे प्रीलिम्स में आया था और उसमें रैंक 249 आया था, और साथ में यूपीएससी के एग्ज़ाम IFS से रैंक 80 है और मैं आज दिल्ली ग्रेजुएट हूँ। तो फिर चलो फिर जो अपना 70th बीपीएससी है उसका जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसको एक बार देखते हैं इस तरीके से। ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा क्वेश्चन ईजी होगा जिसमें कि कोई ट्रिक नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल रॉ फैक्ट है। बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें कि स्कोप होता है ये फैक्ट का। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन में इसमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं है, लेकिन अगर हमको केवल मालूम होना चाहिए कि जो बॉक्साइट है ये बेसिकली अपना एल्यूमिनियम का ओर है, सिनाबार है ये अपना मरकरी का अपना ये है। ठीक है। तो इसको हमने एक निमोनिक बना रखा था याद करने का, मर्सी। तो मर्सी मतलब मेसी है ना खिलाड़ी, तो इस कारण मर्सी याद कर लिया था। सिमिलरली जो पाइराइट है इसको ये बेसिकली होता है फेरस सल्फाइड होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फूल्स गोल्ड भी कहते हैं इसको। तो ये फैक्ट भी बीपीएससी पूछ सकता है। और फाइनली इसका आंसर जो लिमोनाइट है। सेकंड इज विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो ये तो जो रॉक अंदर धरती से निकलता है वही आंसर होगा ऑब्वियसली लावा वाला। तो सबसे जो प्राइमरी रॉक है जो धरती से निकलता है वो अपना इग्नियस रॉक है। अगला है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन। अब कट मोशन है पार्लियामेंट में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि डे टू डे वाला काम तो नहीं करने वाला, क्योंकि एक बात क्लियर है हमें कि कट मोशन जब भी हम पढ़ते हैं अपने लक्ष्मीकांत किताब से तो जनरली वो बजट वगैरह से एसोसिएटेड ही रहता है और ये डे टू डे वाले में से नहीं रहता है। ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर आंसर हमारे पास बी आने वाला है। यहाँ पर एटलीस्ट हम एक ऑप्शन कट कर सकते हैं इस वाले ट्रिक से। अब यहाँ पर है व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। तो इसका आंसर बेसिकली अब यह है कि 11 भी आंसर बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, 12 भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका असली आंसर यहाँ पर है जो 1912 दिया था बीपीएससी ने। और बेसिकली वो ये मान रहा होगा कि 1911 में नोटिफिकेशन हुआ हो, बट 1912 में फाइनली शिफ्टिंग हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अलग सा सवाल है। मतलब ये क्वेश्चन एक हमें एक लेसन भी दिया जाएगा कि सेम क्वेश्चन में आपको आंसर भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, इसका आंसर इसका ये है नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 139 है सेम क्वेश्चन है, और अगेन अगर आप 139 वापस देखोगे ना तो आपको आंसर इसका यहाँ से आपका मिल जाता है ये क्वेश्चन का। तो पॉइंट ये है कि तभी क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 राउंड में करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आंसर है एक क्वेश्चन का वो कहीं दूसरे क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर हमें फिर भी अगर नहीं मालूम है तो 13th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये देखो कि जो ये 3 जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है ये सारे अपने हैं, अपने पूरे कंट्रीज हैं।
जबकि ये वाला है ये अपना ऑड वन आउट है और ये अपना सिटी है, ये ऑड वन आउट रूल के कारण अपना ये आंसर हो जाएगा अबू धाबी। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा टेक्निक होता है ऑड वन आउट वाला। ये क्वेश्चन में तो आना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, अगर नहीं आ रहा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगेन एलिजिबिलिटी एज वाला क्वेश्चन में इसमें भी कुछ खास कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ 82 ईयर जरूर हम यहाँ पर से काट सकते हैं, बिकॉज जनरली होता है, ये रूल होता है कि अगर कोई पॉलिसी बनाया जा रहा है तो जनरली उसमें एक राउंड फिगर वाला अच्छा नंबर होना चाहिए, मतलब पॉलिसी वाला में ये 80, 85, 90 है ना, ये 82 रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर से एटलीस्ट डी ऑप्शन तो काट सकते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे हम आंसर पे इजिली आ सकते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवर्ड नहीं है अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता फॉर द ऑयल। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमें ना एमएसपी का मालूम है कि भाई एमएसपी में कौन कौन सा क्रॉप्स इंक्लूडेड है। तब मेरे पास ये निमोनिक था एमएसपी में कि खरीफ क्रॉप्स कौन सा है और राबी क्रॉप्स कौन सा है एमएसपी के अंदर में। अब यहाँ पर केवल कोकोनट है, यही केवल एमएसपी में नहीं आता, तो मोस्ट लाइकली यही कवर्ड नहीं होगा इसमें, और इसका आंसर भी यही है कि कोकोनट कवर्ड नहीं है। तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज मालूम है तो इससे आप इसका जो आंसर है वो डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक निमोनिक हमने डाल दिया है कि एक निमोनिक याद कर लो इसको रिएक्टिविटी सीरीज का, तो इससे आंसर ये इजीली निकल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि AgNO3 है जो, तो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव अपना कॉपर है, तो कॉपर है जो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये देखो कॉपर अपना यहाँ पर ये है और नीचे में यहाँ पर Ag है। और ये वाला निमोनिक मैंने डाल दिया है कि कैटरीना मैंने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इससे आपका पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बार आते रहता है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहुला फेस्टिवल। ये देखो कैसे सॉल्व होगा बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, कि अब जनरली जो फेस्टिवल होता है ये जनरली एक ट्राइब मतलब मोस्टली ट्राइबल कल्चर से ही हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब जो ये पटना है अपना, ये तो कॉस्मोपॉलिटन को फॉलो करेगा, तो मोस्ट लाइकली ये तो पटना तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इस कारण हम जनरली इनमें से जो बाकी 3 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जो जनरली झारखंड बॉर्डर को टच कर रहा हो या फिर बंगाल बॉर्डर को टच कर रहा हो, क्योंकि वहीं पर ट्राइबल कल्चर होगा, तो मोस्ट लाइकली जो यूनिक फेस्टिवल है वो उसी एरिया का मिलने वाला है। तो इस कारण यहाँ पर केवल भागलपुर है, यही केवल टच कर रहा है। ये देखो भागलपुर का यहाँ पर झारखंड बॉर्डर यहाँ पर यही केवल ऑप्शन है, इसी कारण यहाँ पर भागलपुर ऑप्शन है। लास्ट वीडियो वाले मैंने बताया था कि एक बार गोंगली ऑप्शन हुआ था एक ऑप्शन में, क्योंकि वो वहाँ पर से सबसे नज़दीक वेस्ट बंगाल ही था, तो मोस्ट लाइकली गोंगली होते हैं वो बंगाल के होते हैं, तो इस कारण कोई वहाँ से शिफ्ट कर गया होगा, इस कारण वहाँ पर भागलपुर ऑप्शन था। अगला है हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर रेडिएशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा, ये भी बहुत ही ईजी फैक्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपल लूसेंट का फैक्ट है ये वाला। रामकृष्ण मिशन ये भी आना ही चाहिए, बट अगेन मतलब एटलीस्ट ये तो काट ही सकते हैं, मतलब ऐसा कोई मतलब है नहीं, कोई ना कोई तो आंसर ये बहुत लिस्ट ऑप्शन होगा। अब ये आंसर कैसे निकलेगा, कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अब भाई दरभंगा से क्रॉस करता नहीं है गंगा, गया से करता नहीं गंगा, तो एटलीस्ट ये दोनों तो काट ही सकते हैं ना। और यहाँ पर हमारा आंसर है जो पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना से क्रॉस करती है गंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर जनरली सबको ना केवल आर्टिकल 102 ही मालूम होता है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन एटलीस्ट हम ये सोच सकते हैं कि जनरली जो किसी चीज़ को जो डिफाइन करते हैं ना, मतलब कि क्या रिस्ट्रिक्ट किया या डिफाइन किया या किसी को एक्सप्लेन किया, वो जनरली पहला वाला पार्ट में रहेगा ना। मतलब BCD वगैरह में तो सब रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, मतलब सॉरी एक्सेप्शंस रहेगा कि इसके अंदर में एक्सेप्शन, इसके अंदर में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो सारा डिटेल्ड रहेगा। बट जो मोस्ट जो उसका जो मतलब मेन फैक्ट है ना, वो तो पार्ट A वाला में ही रहता है इन जनरल। जो अगर आपने सिंपल कभी कॉन्स्टिट्यूशन देखा हो तो मतलब उसका बेयर एक्ट पढ़ा हो तो इस कारण यहाँ पर आंसर यहाँ पर C मार्क कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री ने पहला ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। अब जनरली ये सब काम है जनरली चाइना वाले ही करते हैं, मतलब वो बड़े ही समय फास्ट हैं, तो मतलब चाइना होपफुली आप टिक कर सकते हैं। अब देखो BPSC का अच्छा बात ये है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको केवल एक भी अगर आपको हिंट है इन चारों में से कि भाई कहाँ कहाँ है, तो इजिली आप इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे अब गारो खासी जयंतिया, ये मालूम है भाई कि ये मेघालय में है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे जो ईस्ट है वो सबसे ईस्ट तो अपना गारो हिल्स ही हो जाएगा। अब अगर ये सबसे ईस्ट हो गया गारो हिल्स, इसका मतलब कि आंसर है सबसे, इसको अपना 1 पे नंबर पे डाल दो और इसको नंबर 1 पे डालते ही अपना आंसर C हो गया, भले ही बाकी के बारे में हमें मालूम है या नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन है कि किनको स्पीकर पहले अपॉइंट किया गया था। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब फैक्चुअल है, मतलब आना ही चाहिए।
अगला क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं कि अगर नहीं, वैसे तो मालूम होना चाहिए बट मान लो कि नहीं आता है, तो कह रहा है हु गिव द स्लोगन डू और डाई व्हेन। तो अब जिस टाइम डू और डाई मतलब ये स्लोगन दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस तो क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम में कुछ ज़्यादा खास फिगर में थे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 1939-40 में वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो ये तो भाई ऑप्शन गया। अब जवाहरलाल नेहरू का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में कोई फिगर में थे नहीं, मतलब उस टाइम कुछ है ना, मतलब जो न्यूज़ में, तो इसको भी काट कर सकते हैं आप। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया कि भाई गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो प्योर फैक्ट है, मतलब कुछ कर नहीं सकते इसका तो आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब देखो ये क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि साफ साफ यूपीएससी है, जो बीपीएससी है, जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन उठा रही है। ये क्लियर कट यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये सवाल ही बहुत ही आराम से हो जाएगा अपना थोड़ा सा ट्रिक लगा करके। कह रहा है कौन सा पीवीटीजी ने, शोम्पेन ट्राइब का पीवीटीजी है जो, वो कहाँ पर रहने वाला है जिसने पहली बार डेमोक्रेटिक राइट वोट अपना एक्सरसाइज किया है। अब देखो जनरली ये दोनों जो है ना, मतलब बाकी जो है ये जनरली हैं जो अपना मेन लैंड के ट्राइब हैं, तो मेन लैंड के ट्राइब है, तो ये इन्होंने तो कभी ना कभी मोस्टली कर ही लिया होगा, मतलब राइट टू वोट वाला पार्ट। लेकिन सबसे जो ऑफ साइड लोकेटेड या सबसे दूर लोकेटेड अंडमान निकोबार ही है, इसका आंसर अपना अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब अगेन ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए था, वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये क्वेश्चन उस टाइम में, तो स्वीडन आपको याद होना चाहिए। और ये वाला जो आइसलैंड है, सॉरी ये फिनलैंड है, इसने 23 में किया था, ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो कौन मेजर करता है। बस स्पीडोमीटर तो होगा नहीं, ये साफ साफ बोल रहा है भाई ये स्पीड मेजर करता है, तो इसको काट दो। अब एम मीटर है, ये भी बोल रहा है भाई साफ साफ एम मीटर मतलब कि एम्पियर, तो एम्पियर क्या होता है, करंट, तो ये करंट मेजर करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बच गया ओडोमीटर और क्रोनोमीटर, तो यहाँ पर से ओडोमीटर है जो वो रियल आंसर। वैसे ही आपको जनरली मालूम ही होता है, लोग कार चलाते हैं और कार के भाई ओडोमीटर सामने में लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, तो इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सबसे पहले आप बी काट देंगे, बी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द कैसे होगा यार, डेट तो कोई एक ही होगा ना डायरेक्ट एक्शन डे का। तो अगेन कुछ भी नहीं मालूम है अगर इस क्वेश्चन में ना, फिर भी हम एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो काट ही सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन जैसा आपको कॉल आता है उस एग्जाम टाइम में, आप अपना सही आंसर आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। अब देखो जनरली होगा क्या, पोजीशन ऑफ इंडिया का अच्छा होगा ना तभी ये इन्होंने बीपीएससी ने सवाल पूछा होगा। अगर ये 10वां या 15वां होगा ना तो ये सवाल नहीं पूछते ये, तो मोस्ट लाइकली आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, मतलब एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन काट ले रहे हैं नॉर्मल लॉजिक लगा करके। इसका असली आंसर यहाँ पर ए है, सेकंड। अगला है, ये तो सिंपल लक्ष्मीकांत का आंसर क्वेश्चन है, सेकुलर सोशलिस्ट, ये तो आना ही चाहिए। ये भी एक फैक्ट है जो कि लूसेंट में बहुत ही और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये आना चाहिए वाला। तो अगला है कि भाई ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कैटेगरी में मानेंगे हम तो, क्योंकि ये इतना घुस करके फैक्ट जनरली किसी को याद होता नहीं है और इसमें कुछ खास इसमें लग नहीं पा रहा है। 91st अमेंडमेंट एक्ट है जो, ये भी बहुत ही पुराना फैक्ट है, इसमें से सब और ऊपर से सबसे जो फेमस अमेंडमेंट है इन तीनों में से ना, ये 91st अमेंडमेंट ही है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन में ना अब 6 और 5 सबसे पहले कटेगा, क्योंकि भाई यूएनएससी का ना 5 ही यहाँ पर का परमानेंट फुल मेंबर है। तब आप बताओ मुझे कि अगर 5 ही परमानेंट फुल मेंबर तो 6 कैसे हो जाएगा भाई, 6 कैसे एब्सटेन कर देंगे। अगर 5 ही, तो 5 का 5 तो करेगा नहीं, कोई ना कोई तो जरूर किया होगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। तो आंसर यहाँ पर ए या फिर डी बच जाता है, इसका असली आंसर यहाँ पर डी है। तो मतलब केवल नॉर्मल नॉलेज से भी हम एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो इजिली काट ले रहे हैं। इसका अगले का आंसर है रुचिरा कंबोज, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द इंडियन नेशनल एम्बेसडर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली मालूम होना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, क्योंकि सारे ऑप्शन सिमिलर से ही लग रहे हैं हमें तो। अब देखो 34 का जो क्वेश्चन है, इसमें आप पहले ये देखा करो ना कि मतलब ऑप्शन का सेटिंग कैसा है। तो ये ऑप्शन का सेटिंग ऐसा है ना कि ये चाह रहा है कि हमसे केवल एक हम कोई रॉन्ग ढूंढ लें और मेरे पास आंसर निकल जाए। तो जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया था ना, तो ये तो रेडियो एक्टिविटी सीन में भी नहीं था, ये तो बहुत टाइम बाद ये आइडेंटिफाई हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आंसर होगा। और इसको काटते ही मेरे पास जो आंसर है वो अपना आंसर आ गया 1 2 4, कौन सा, डी आंसर हो जाएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन भी कैसे बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। कह रहा है भाई प्रवर सेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ही इज मेंशन्ड इन पुरानास, तो मेंशन्ड इन पुरानास, हाँ भाई ठीक है, किसने ही पढ़ा होगा इतना पुरानास घुसकर। तो अब किसी ने इतना घुस करके पुरानास पढ़ा नहीं हुआ, तो ये तो 100% राइट है, मतलब इसको मान के चलेंगे कि सही है कि नहीं। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि मान लो कि बीपीएससी ने कल को इसको दे दिया सही, मतलब कि ये आंसर गलत है, और
असली में पुराना जब में मिल गया तो फिर क्या करेगा बीपीएससी, फिर तो वो फंस जाएगा। इस कारण ये जनरली ऐसा वाला जो ऑप्शन है कि हिस्ट्री में पॉजिटिव लाइन है वो जनरली सही रहने वाला है। तो डी को सही करते ही मेरे पास ये जो बी वो तो ईजिली कट गया है ना। अब मेरे पास बचता है अब अगला वाला जो लाइन है कि ये कि हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन नॉर्थ टू हैदराबाद इन साउथ। अब ये भी एक जेनरिक सा लाइन है, क्यों? क्योंकि यार अब देखो ना कि मतलब कि बुंदेलखंड कोई एक पॉइंट थोड़े ना है कि मतलब कि उसके बियॉन्ड कुछ मतलब एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ये एक जनरल सा लाइन है कि भाई यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। तो इस कारण मेरे पास बी और डी तो 100% सही हो जाएगा। अब देखो बी और डी 100% सही है, इसका मतलब कि अपना जो ये है इसको भी काट दो, ठीक है। तो मेरे पास बच गया सी एंड डी बच गया। तो इसका मतलब कि सी है जो 100% सही है। तो अब ये पॉइंट है कि अगर उसने फादर को सक्सीड किया है, ठीक है, तो मतलब ये तो पक्का बात है कि वो फाउंडर नहीं था, बट रियल फाउंडर हो सकता है। ये गेम है, क्योंकि हो सकता है बहुत पावरफुल होगा, इस कारण उसका रियल फाउंडर कह दिया होगा हमने यहाँ पर। इस कारण यहाँ पर आंसर डी हुआ है। ये लॉजिक थोड़ा समझना अच्छे से जो हमने यहाँ पर बताया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। अब देखो यार कह रहा है कि कौन बनाता है प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 243J। अब स्टेट फाइनेंस कमिश्नर कुछ और काम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब कैसे बना देगा मतलब इतना बड़ा चेंज, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चीज़ है। तो आंसर मेरे पास स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ही बच जाता है। अगर हमें हल्का सा भी अगर मैंने पढ़ाई किया हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो हमें मालूम है कि जनरली जो भी इंप्लीमेंटेशन करना होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो जनरली स्टेट वाला ही करता है, पार्लियामेंट नहीं करता वो। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा कि इसमें आप देखना कि जो कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ PCRA, तो अब यहाँ पर रिसर्च एसोसिएशन यहाँ है और यहाँ है। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई ये RA का मतलब ना रिसर्च एसोसिएशन है, क्योंकि बार बार इन्होंने रिपीट किया इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई तो इसको तो हम काट ही देते हैं सबसे पहले तो। अब लेकिन पॉइंट ये है, अब यहाँ पर इधर कंजर्वेशन ये रूल ऑफ ए कॉमन बताता हूँ मैं, जिससे ये आंसर ऐसा वाला होता है कि जो वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है जनरली वो आंसर होगा। तब यहाँ पर ये होगा। अब लेकिन पॉइंट है कि यहाँ पर पब्लिक कंजर्वेशन का कोई मीनिंग नहीं बैठता है। मतलब क्या पब्लिक कंजर्वेशन, कुछ ऐसा मीनिंग बैठता ही नहीं है। बट यहाँ पर पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक प्रॉपर मीनिंग है कि हाँ भाई पेट्रोलियम कंजर्वेशन के लिए रिसर्च कोई किया जा सकता है। इस कारण यहाँ पर आंसर यहाँ पर डी है। ये लॉजिक थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करना और फिर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना थोड़ा 2 दिन में। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ ये कौन करता है अदर देन। अब देखो जो 10th शेड्यूल है वो तो स्पीकर करता है भाई, तो ये तो सबसे पहले काट दो। मतलब कह रहा है क्यों कह रहा है अदर देन कह रहा है ये वाला, है ना। तो इसका जो असली आंसर यहाँ पर ही गवर्नर है, मतलब गवर्नर ही करता है। ये लक्ष्मीकांत का सिंपल सा फैक्ट है ये वाला। अब ये वाला भी आपको मालूम होना चाहिए कि एंथ्रैक्स मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बाकी जो टाइफॉइड और कॉलेरा है ना ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ ही है। तो ये काफ़ी टफ सवाल की कैटेगरी में आ सकता है ये। अब ऑड वन कह रहा है डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब देखो बीपीएससी भी बोल रहा है कि भाई मेरा आंसर ना ऑड वन वाला होता है। मतलब क्वेश्चन से ही कह रहा है साफ साफ। और यहाँ पर नर्मदा है जो ये अपना वेस्ट फ्लोइंग है, बाकी है अपना जो ईस्ट फ्लोइंग, इसका नर्मदा ऑड वन आउट है और इस कारण यहाँ पर ये आंसर हो गया। कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, तो सभी होगा हाई लेबर टू डिमांड, अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, फ्यू जॉब्स इन रूरल एरिया, सारा ही आंसर होगा इसमें। तो कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब फराजी मूवमेंट कह रहा है, तो अगेन ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है, बट अगेन इसको तो आप काट ही दिया करना है यहाँ पर। मतलब इन जनरली ये मतलब आंसर नहीं होगा जब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, मतलब केवल फैक्ट इन्वॉल्व रहेगा उसमें। तो हम 3 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, अगर आता है तो मतलब, नहीं तो फिर लीव भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिकल तरीके से कैसे सही होगा। कह रहा है टू हाईलाइट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। अब यार सहजानंद सरस्वती अगर कोई किसान के लिए काम कर रहे हैं तो वो इंग्लिश नाम तो होगा नहीं, तो सबसे पहले द ब्रोकन विंग और द इंडियन नेशन ये काट दो। अब जो ये निर्बल सेवक है ना ये बड़ा ही निगेटिव साउंड कर रहा है, और जनरली जो न्यूज़पेपर वगैरह का नाम है जनरली वो पॉजिटिव होता है ना। तो ये निगेटिव वाला भी आंसर नहीं होगा। मेरे पास केवल एक ही आंसर बच गया, लोक संग्रह। तो बहुत ही तरीके से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ये तो चलो पजल वाला क्वेश्चन है, ये तो देख लोगे इसको। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्टिंग रिपोर्ट हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब देखो एक्सपेक्टेड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक होता है कि भाई कितना ग्रो किया, और एक क्वेश्चन है कितना एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो अगर ग्रो किया कितना ना, तो उसमें जनरली बैड नंबर रहेगा, मतलब कि उतना अच्छा सुंदर सा नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो तो जनरली एक अच्छा सा नंबर रहेगा, एक राउंड फिगर का नंबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 50 to 70 भी राउंड फिगर का नंबर नहीं है ना, 70 to 90 राउंड फिगर का नंबर नहीं है। तो यहाँ पर बच जाता है मेरे पास जो बेस्ट राउंड फिगर का नंबर है ना, यहाँ पर 100 to 120 लाख करोड़ वाला ही मिल रहा है। इस कारण मेरा यहाँ पर आंसर का जो झुकाव होगा इसके टुवार्ड्स हल्का सा होगा। अब देखो
ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, बट और फॉरवर्ड ब्लॉक अपना सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है, हर जगह स्पेक्ट्रम वगैरह में लिखा रहता है। लेकिन मान लो कि नहीं याद है, बिल्कुल मान लो कि नहीं याद है, तो जो खाकसर्स है ये थोड़ा सा उर्दू टाइप नाम नहीं साउंड कर रहा है, मतलब हल्का सा उर्दू जैसा। अब यहाँ पर उर्दू जैसा नाम साउंड कर रहा है, तो मेरे पास केवल एक ही यहाँ पर नाम दिया हुआ है जो हल्का सा इस्लामिक है। तो अब यहाँ पर इजीली 1 का यहाँ पर B से हम हल्का सा मैच कर सकते हैं B का। तो और यहाँ पर से आंसर यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर A1 का B से करते ही यहाँ पर एटलीस्ट मेरे पास C और ये तो D तो कट ही गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजीली हम मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आंसर को निकाल सकते हैं। बाकी तो मतलब ये सिंपल मालूम होना चाहिए था आपको, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, अब ये श्रेयसी सिंह ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे उस साल में, क्योंकि जमुई से वो MLA हैं और साथ में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने बिहार की तरफ से वो गए थे वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48, ये देखो बड़े अच्छे से सॉल्व होगा। ये कह रहा है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024 जस्टिस N कोटेश्वर सिंह वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट। अब देखो यहाँ पर ना सबसे जो अलग सा नाम लिखेगा आपको ऑड वन आउट आपको यही लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग सा यही है। अगर मान लो कि चलो इसको समझ लो, मान लो कि आंसर आपको मद्रास हाई कोर्ट दे दिया होता, मतलब BPSC, ठीक है। तो ये फिलर ऑप्शन के लिए, मतलब गलत ऑप्शन सेट करने के लिए जम्मू कश्मीर को क्यों डालता भाई? मतलब वो कुछ और डाल देता, वो पटना हाई कोर्ट डाल देता, कोलकाता हाई कोर्ट डाल देता, कुछ भी डाल देता। यहाँ पर आंसर पक्का यही है, तभी इन्होंने यहाँ पर ये आंसर इसको डाला है, और बाकी 3 यहाँ पर फिलर ऑप्शन की तरह आसपास का जो भी है हाई कोर्ट वो नाम नॉर्मल डाल दिया उस चीज़ को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई सबसे ज़्यादा ट्राइबल परसेंटेज कहाँ है? तो ये अगेन थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, कटिहार वाला मतलब पार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो ये तो बहुत ही ईजी है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो भाई पानी कब उड़ेगा? जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो तो इंडोथर्मिक हो गया ना। सिमिलरली ये जो कह रहा है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन का मीनिंग ये होता है हीट करना। तो जब कोई हीट करने के लिए वो हीट मांग रहा है तो वो तो इंडोथर्मिक हो गया ना ऑलरेडी, तो इसको भी काट दो। तो ले देकर बच गया मेरे पास केवल सेकंड और थर्ड, और साफ साफ ऑप्शन से भी दिख रहा है कि हमें 2 गलत और 2 सही चुनने हैं। तो हमें सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर मिल गया यहाँ पर आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अगर हमें केवल ये मालूम है कि जमुई का गोल्ड, ये तो भाई हर किसी को मालूम होता है, मतलब BPSC की तैयारी करने वाले छोड़ो, जो दरोगा या कांस्टेबल या कुछ भी तैयारी करने वाले होते हैं ना, उनको मालूम होता है जमुई में गोल्ड होता है। अब ये हमको आंसर मिलते ही सीधा मेरा आंसर यहाँ पर D आ गया। देखो यहाँ पर कुछ और करने का टेंशन है ही नहीं, केवल एक भी मालूम है ना चारों में से, तो मेरे पास सीधा एक आंसर आ जाता है। ये सबसे अच्छा बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 52। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कह रहा है मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू। तो ये तो भाई पावर किससे मिल रहा है भाई? सन से ही पावर मिल रहा है ना, तो ये नॉर्मल आंसर, ईजी आंसर है। अब कह रहा है गवर्नर के पास कितना टाइम होता है टू रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न। ये अगेन ये बिल्कुल अनलिमिटेड पॉकेट वेटो होता है, कितने टाइम तक रख सकते हो, तो ये तो लक्ष्मीकांत का नॉर्मल फैक्ट है, ये इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो ये सवाल बड़े अच्छे से सॉल्व होगा, इवन इफ अगर आपको नहीं मालूम है तो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। अब देखो आपकी ये जो हर्षा थे ना, ये जनरली ये अपना 6th to 7th सेंचुरी AD में थे ये, ठीक है। और उस टाइम तक अपना ना कोई इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था, मतलब कि ना ही उस टाइम अपना दिल्ली सल्तनत आया था, कुछ नहीं आया था। तो ये तो दोनों इस्लामिक नेम है ना, तो ये दोनों कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले इनको काट दो, तो ले दे करके एक ही ऑप्शन बच गया मेरे पास, भास्कर बर्मन, ठीक है। और नाम लग भी रहा है वर्मन। वर्मन जनरली कहाँ का नाम होता है? मतलब ये महादेवी वर्मन, ठीक है। पूर्णिमा देवी वर्मन जो बहुत ही न्यूज़ में आजकल है इन्वायरमेंट के लिए, वो जनरली असमीज नेम ही होता है। तो इस कारण सीधा आंसर यहाँ पर 54 का B हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये अगेन कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते, मतलब ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने हल्का सा भी पेरिस ओलंपिक उस टाइम फॉलो किया हुआ होगा तो बार बार आता रहता था कि रिवर सीएन है ना, उसके पास से पेरिस गुजरता है, मतलब सीएन है जो पेरिस से गुजरता है। ये बहुत ही ईजी फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कैटेगरी में अमन सहरावत को मिला था? अगेन कुछ नहीं कर सकते, आता है तो आता है, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इनमें से जो मैक्स मतलब कि अलगाई में भी हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में भी होता है और फर्न में भी होता है, इस कारण इन्होंने क्वेश्चन को ड्रॉप किया था BPSC ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912। अब आपको ये रूल मालूम होगा जनरली कि जहाँ पर अपना सेशन हो रहा है ना, वहाँ का नेटिव
प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब अगर पटना में सेशन हो रहा है तो जो बिहार या आसपास के आदमी वो उसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो अब यहाँ पर जो सिन्हा है ये दिख रहा है साफ साफ कि ये बिहार का आदमी का नाम है, तो ये हमारा होगा नहीं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो मधुलकर है ना, ये जनरली कर होते हैं, ये ऐसा मराठी नेम है ये वाला, तो मोस्ट लाइकली ना ऐसा, मतलब क्योंकि मराठी मतलब बिहार से बाहर वाले हो गए, तो इस कारण बाहर वाले को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया। ये काफ़ी बड़ा हिंट है, मतलब सिंपल अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जनरली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉन नेटिव को बनाते थे उस टाइम में। ठीक है, ये तो पजल वाला हो गया, तो सॉल्व कर लोगे इजली। ये वाला क्वेश्चन में अगेन कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आता है तो आता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स। ठीक है, अब ये ओर्स वाला पार्ट को लूसेंट में लगभग 2 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये बराबर सवाल आते रहता है इसका आंसर, मतलब वो रट्टा मार लेना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ कर सकते नहीं हो, अगर आता है तो आता, नहीं है तो नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोपॉलिस। अब देखो टेक्नोपॉलिस से मैं साफ साफ दिख रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक वर्ड है जो मैंने बताया था, रूल ऑफ वर्ड को ब्रेक करने वाला, है ना। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ड साफ साफ है। अब हमें यही मालूम है कि भाई सिलिकॉन वैली जो है ना, सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी वाला ही एरिया है। जैसे इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, इंडिया का सिलिकॉन वैली अपना बेंगलुरु कहते हैं। ठीक है, तो बस सिलिकॉन वैली यहाँ पर सीधा आंसर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला है कि भाई सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अब देखो इसको हल्का सा फील करके भी ना चीज़ों को आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आंसर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि जब लो टेम्परेचर होगा तो सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल और दबा दिया जाएगा, तो सारा जो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गया तो बस वो जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा वो। तो अगर हमें ज़्यादा रटा हुआ नहीं भी है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है, तो फिर भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब देखो जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, मतलब ये बात तो क्लियर है कि भाई 26 जनवरी या 26 नवंबर को तो नहीं होगा, क्योंकि जो 26 नवंबर वाला है मतलब वो डेट, क्योंकि ये जो डेट है ना जनरली ये प्रीएम्बल से या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अडॉप्शन को लेकर रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है ना, सबसे जो हट करके यहाँ पर जो डेट दिख रहा है आपको, ये यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 1950 यहाँ पर ये ऑड वन आउट होने के कारण यहाँ पर आंसर आपका ये सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है कि भाई ऐसा कोई सरकार नहीं था, ये हमारा जो ये सब सरकार सही थे, प्रति सरकार था, जतिया सरकार था, प्रजामंडल था, और ये हमें कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट यूनेस्को। ये देखो साफ साफ बता रहे हैं कि यूपीएससी का जो अपना PYQ है वो वहाँ से रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अपना हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था, और ये जनरली मई 2024 में यूपीएससी का एग्जाम होता CDS वगैरह, उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन यूनेस्को का फर्स्ट सिटी है लिटरेचर का, तो इसका आंसर है जो कोझिकोड है। इस कारण यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है ना वो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल डायरेक्टली वहाँ से रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई विष्णुपद कहाँ है, तो ये तो भाई सबको मालूम है यार पूरे बिहार में कि भाई गया में विष्णुपद टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, आता है तो आता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई फ्लूइड पार्ट। अब देखो फ्लूइड पार्ट ना हल्का सा अगर वर्ड एसोसिएट करोगे ना तो प्लाज्मा में ही बोलते हैं कि भाई प्लाज्मा का जनरल इंग्लिश भी अगर आपको हल्का सा उसका हिंट लोगे तो जनरली कहते हैं कि जनरल इंग्लिश में भी ना फ्लोइंग लाइक प्लाज्मा, मतलब कि जो प्लाज्मा है ना ये जनरली फ्लो करता है ये। ठीक है, तो प्लाज्मा अगर फ्लो करेगा तो वो फ्लूइड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस कारण यहाँ पर आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब का सारे सेल्स है ना, तो सेल्स तो मतलब कैसे फ्लूइड होंगे, है ना। अभी देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि सीधा सीधा में आता है तो आता है, जैसे आर्टिफिशियल पोर्ट, तो भाई यहाँ पर चेन्नई वाला पार्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन वाला है, कह रहे हैं गरीब हिंदुस्तान किसने लिखा था, तो अगेन सारे ऑप्शन सेम से लग रहे हैं मुझे, तो मतलब इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं चल पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट, इसमें भी सब आपके लिए सेम ही है। जैसे मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके लिए टफ है, तो इस यहाँ पर कोई ट्रिकबाजी हम नहीं बताएंगे। फिर अगला है कि बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब आपको ये हल्का सा मतलब कि हिंट होता ना कि अगर जनरली जो कोविड टाइम है ना उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा कुछ नया नया इनिशिएटिव आया था, और ये अपना ईयर है कोविड वाला ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 20-21। ठीक है, इस कारण यहाँ पर आंसर ये हो, बट अगेन ये मुश्किल सवाल है, मतलब करना मुश्किल ही है। ठीक है, कह रहा है अष्ट प्रधान, अगेन ये अपना यूपीएससी का ये
PYQ है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ठीक है। और इसमें अगर आपको केवल पेशवा केवल मालूम है ना कि पेशवा PM होता है, जैसे अगर आपने बाजीराव मस्तानी वगैरह मूवी देखा होगा तो पेशवा PM को ही कहते थे। तो पेशवा मतलब सबसे जो मेन हेड आदमी है जो, तो पेशवा अगर केवल PM भी मालूम है ना, तो केवल एक मालूम है ना, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 75 का भी। ये बेस्ट पार्ट है ऐसे वाले मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में, केवल आपको एक भी आंसर मालूम है 4 में से, सीधा आपको आंसर मिल जाता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, हम यहाँ तक देख ले रहे हैं। बाकी सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 to 150 को हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारे पार्ट मतलब इतना आसान नहीं होगा पहली बार में समझना, बट आप इसको 1 2 बार 3 बार देखोगे ना तो अपने आप ही ये इंटरनलाइज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।